वेलकम टू द ओमो पॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। कैसे हैं मिताली जी आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मिताली एक्चुअली ना आप मेडिटेशन करती हैं, हीलिंग करती हैं, रेकी के बारे में काफ़ी कुछ करती हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं आप में, लाइक एनजीओ चलाती हैं। तो 1 to 1 हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से और आपके इंट्रोडक्शन से। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। सो मेरा जर्नी जो है वो स्टार्ट हुआ है काउंसलिंग के साथ। आई वॉज अ स्कूल काउंसलर। 2013 में मैं एक स्कूल काउंसलर रह चुकी हूँ। उसके बाद से मुझे काउंसलिंग में, सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट रहा है लाइफ में। धीरे धीरे जर्नी चलती गई तो मैंने अपना MSW किया, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क। मैंने अपना NGO स्टार्ट किया। फिर मैंने अब रेकी सीखा। रेकी सीखने के बाद मैंने मेडिटेशन, क्रिस्टल हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, ये सब चीज़ें 1 by 1 सीखी, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की। मैं एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस सोल हूँ। तो जब भी मुझे कोई क्वेश्चन आता है और उसका आंसर नहीं मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो क्यों आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो हर एक प्रॉब्लम का एक रीज़न होता है। तो वो जानने के लिए मैंने जितनी भी मोडालिटीज़ मुझे मिलती गई, अपनी क्यूरियोसिटी सॉल्व करने के लिए मैं उतनी मोडालिटीज़ सीखती गई। उसके अंदर और भी बहुत ऐड ऑन है, बट बेसिकली मैं रेकी मास्टर हूँ, मेडिटेशन टीचर हूँ, काउंसलर हूँ, हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ एंड क्रिस्टल हीलिंग भी प्रैक्टिस करती हूँ। आई एम अ होलिस्टिक हीलर। ओके। मिताली एक्चुअली मुझे ये जानना था कि ये आपकी जो जर्नी रेकी की स्टार्ट हुई वो कहाँ से हुई एक्चुअली? बचपन से ही आप MSW और ये सोशल वर्क में इंटरेस्टेड थे कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन रही है और कब आपको ये चीज़ अट्रैक्ट की कि आपको ये सीखना चाहिए? ओके। सो सोशल वर्क का मुझे बचपन से शौक है। मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मेरे फादर इस चीज़ का रीज़न है। ओके। मैंने बचपन से अपने फादर को इन अ गिविंग मोड देखा है। वो आपकी इंस्पिरेशन रहे वो हमेशा मेरी से? इंस्पिरेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट ही इज़ माय ओके। इंस्पिरेशन। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना बोलना उनको नहीं आता है। हाँ, ओके। वो स्ट्रिक्ट हैं थोड़े, लेकिन कुछ भी सीखना हो, सिखाना हो, किसी की भी हेल्प करनी हो, मदद करनी हो, तो उन्होंने आज तक मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने मना किया हो कभी भी। ओके। इर्रिस्पेक्टिव के वो उस चीज़ के लिए उस टाइम पे कैपेबल हैं कि नहीं है, पर वो ना नहीं बोलेंगे, वो आपकी मदद बिल्कुल करेंगे। कुछ ओके। भी करके करेंगे, पर करेंगे वो आपकी ग्रेट, मदद। ग्रेट। तो वो आई थिंक इंस्पिरेशन या वो जो स्किल है वो बचपन से उनको देखते-देखते। पेरेंटिंग में इंस्टॉल हुई है। ओके। फिर उसके बाद जब मैं छोटी थी, आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड की बात होगी या 5th की भी हो सकती है, मेरी दीदी, माय सिस्टर, एल्डर सिस्टर, वो रेकी उन्होंने सीखी थी। तो पहली बार तब मैंने रेकी का नाम सुना था, जब मैं आई थिंक 4th-5th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने पहली बार सुना था कि रेकी कुछ होती है। वो सीखते थे एंड उस टाइम पे बच्चे थे, साइकिल चला रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो गिर जाते थे, चोट लगती थी। तो वो इंस्टेंटली बोलते थे चलो चलो रेकी इसके अंदर कर तब देते हैं, ठीक उनका हो एज जाएगा। क्या रहेगा? उनका एज था 20-22, आई थिंक उनका एज ओके। था। तो इंस्टेंटली कुछ भी चोट लगी है या दर्द हुआ है तो बोलते रहे लाओ 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 इसको भी ठीक करते हैं। तो वो टाइम पे मुझे लगा था कि अच्छा ये कुछ है तो सही। ओके, मतलब सबसे पहले घर पे उन्हीं ने स्टार्ट हाँ, किया? सबसे पहले मैंने जो नाम सुना रेकी का वो उनसे सुना, उनसे सुना। उसके पहले मैंने कभी नाम नहीं सुना था। ओके। तो उसके बाद फिर पता लगा, उस टाइम पे भी ऑब्वियसली छोटे बच्चे थे तो टेक्निक नहीं पता है, क्यों है, क्या है, कैसे काम करता है, कोई आइडिया नहीं है। इसका कॉलिंग मुझे फिर से आया वापस अराउंड 2015 के बाद। ओके, तब आपकी एज क्या रही होगी? मेरी एज 25 थी उस टाइम पे। तो ऐसा रहता है रेकी कॉलिंग मतलब रहता है कि मतलब सब हर कोई नहीं सीख सकता? मैंने कुछ ऐसा भी सुना है रेकी के बारे में। ओके, सो जस्ट वर्ड चेंज है, सीख कोई भी सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा सबको नहीं होती है। ओके, मतलब रेकी बुलाती है या वो रेकी कॉलिंग की आता है कॉलिंग तभी? आती है, हाँ जी। तो लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टक है कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। कोई बीमारी हो सकती है या कोई भी फैमिली इशू हो सकता है, रिलेशनशिप इशू हो सकता है, जो आपको बार बार परेशान कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक लूप में फंस गए हैं कि रिलेशनशिप होता है, वापस टूट जाता है, होता है, टूट जाता है। फैमिली में ये प्रॉब्लम आई है, फिर वापस दूसरी प्रॉब्लम, फिर तीसरी प्रॉब्लम, तो आपको पता लगता है कि आप एक लूप में फंस गए हो। तो जब भी आप ऐसे किसी डिस्टर्बिंग लूप में फंस जाते हो, मेजरली उस टाइम पे रेकी की कॉलिंग आती है आपको। ओके। तो यू रियली ये शायद मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप कंप्लीटली ब्रोकन नहीं होते हो ना, या इन नीड ऑफ हेल्प नहीं होते हो कि भाई
आपको लगता है कि अब शायद कोई और नहीं है मदद करने वाला, तो मुझे ही खुद की मदद करनी पड़ेगी। उस फेज पे जब तक आप नहीं आते हो ना, तब तक आपको रेकी की कॉलिंग नहीं आती है। ओके। उस मोमेंट पे इट्स लाइक रेकी इज द वन विच विल होल्ड योर हैंड, वाओ। एंड इट्स लाइक कि हाँ अभी तुमको टेंशन नहीं है, चलो लेट्स ग्रो। तो आपने ये बताया कि 2015 में कॉलिंग आई इस चीज़ कॉलिंग की। आई, तो वो टाइम कुछ ऐसा रहा जो आप बता रहे हो कि रेकी का कॉलिंग आना, मतलब आप बहुत परेशान हुए, या ऐसा कुछ, क्या स्टोरी रही है आपका रेकी स्टार्ट करने के पीछे? मल्टीपल स्टोरीज है एक्चुअली में उस चीज़ के लिए। मैंने MSW जब किया, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, तो हम बहुत सारे गांव में जाते थे, और गांव में जाते थे, ट्राइबल एरियाज़ में जाते थे, रूरल एरियाज़ में जाते थे, इवन अर्बन में भी बहुत जगह जाते थे, जहां हम देखते थे कि कितनी ज़्यादा सफरिंग है लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो डिजीज़ से या बीमारियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं। कैंसर है तो वो पीढ़ियों में कैंसर चलता जा रहा है, डायबिटीज़ है तो चलती जा रही है, कोई दूसरी हेल्थ इशू है तो वो कंटिन्यूसली लाइफ में चलती जा रही है। एक तो फर्स्ट कॉलिंग ये था। सेकंड कॉलिंग उस टाइम पे आई थिंक रिलेशनशिप जो है मेरा लाइफ का विद माई हस्बैंड, लाइक ही वॉज नॉट माई हस्बैंड देन, वो उस टाइम पे हस्बैंड नहीं थे। लेकिन उस टाइम पे जो वो रिलेशनशिप था बहुत ही ज़्यादा थिक्स एंड थिन्स में चल रहा था। तो आई थिंक उसकी वजह से भी वो कॉलिंग आई थी कि क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करना है। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक अभी मुझे कुछ तो एक वे चाहिए है इस चीज़ से, और मैं फंस गई हूँ। आई नीड अ वे आउट, इस चीज़ से निकलने के लिए कुछ तो चाहिए मुझे। उसके बाद आई थिंक मुझे यहाँ पे ही कॉलिंग आई कि मिताली अब कुछ करो। ओके। बहुत कर लिया किसी और के लिए, या बहुत सोच लिया, या जो भी था, आउटपुट बहुत सारा हो चुका है, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया है? क्या किया, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आपने लोगों के लिए इतना कर रहे हो, या आप सोच रहे हो, या आप इतने ज़्यादा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, इतने इमोशनल हो तो, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद ये चीज़ का आई थिंक प्रॉपर कॉलिंग आया कि नहीं, आई थिंक अभी एक चीज़ या एक टूल ऐसा होना चाहिए कि जो पहले मेरी मदद करे, उसके बाद फिर मुझे इतना केपेबल बनाए कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ। क्योंकि मुझे पता था कि ये जो सीरीज़ मैंने देखी है वो बहुत लोगों ने देखी होगी, राइट। तो जब बहुत लोगों ने देखी होगी और इतनी कॉमन है, तो ऑब्वियसली बहुत लोग ऐसे हैं जिसको इसकी हेल्प की ज़रूरत है। वहाँ से ये जर्नी शुरू हो गई। तब आप रिकनेक्ट अपने चाइल्डहुड में वापस गए, तब कि वापस से आपने रेकी किसी और से सुना, मतलब तब कौन था, मतलब सिस्टर के अलावा? तब तो कोई भी नहीं था। तो आपने कैसे उसको रैंडम रिकनेक्ट किया? कॉलिंग, रैंडम, लाइक एक रात को ऐसा आया कि नहीं सीखना है, और सीख लिया। ओके, फिर कहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की, मतलब कहाँ से? ये कोई कोर्स वगैरह होता है अगर किसी ये को करना पूरा, हो तो? हाँ जी, ये पूरा कोर्स होता है रेकी का। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये करना अगर आपको है तो आपको 1 to 1 ही करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता है। आप ये ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी हर जगह है। रेकी का मतलब होता है एनर्जी। तो एनर्जी तो पूरे ब्रह्मांड में है, सारे प्लैनेट्स में है, गैलेक्सीज में है, पूरे यूनिवर्स में है। तो जहाँ पे भी एनर्जी है वहाँ पे रेकी है, राइट। सो मैंने ये ऑनलाइन भी सीखा है, ऑफलाइन भी सीखा है। ओके। तो मैंने कोर्स के लिए ऑप्ट किया कि पहले जानना था कि क्या है। रेकी भी बहुत अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि? तो मैंने उसूई रेकी सीखी, फिर करुणा रेकी सीखी, फिर मैंने होली फायर रेकी सीखी। ओके। इसके अलावा भी रेकीज होती है, हार्ट सेंटर्ड रेकी होती है, शंबाला रेकी होती है, एन नंबर ऑफ रेकीज, लेकिन उन सब का जो प्रोसेस है वो सेम होता है। ओके। प्रिंसिपल्स भी सेम होते हैं, सिंबल्स में डिफरेंस आता है, तो डिफरेंट सिंबल्स आर देयर। और जिस इंसान ने भी उस परसेप्शन से उसको बनाया है, सिर्फ वो इंसान अपने हिसाब से उसको नाम दे देता है। राइट। जैसे कि उसूई रेकी है, तो वो डॉक्टर मिकाओ उसूई ने उसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसूई नाम आ गया उसके अंदर। ओके। तो ये जितने भी टाइप्स की रेकी हैं, वो जिसने डेवलप की है उस हिसाब से वो नाम दे देते हैं उसको। राइट। पर उस टाइम जो आपका मेन रीज़न था सीखने का, लोगों की हेल्प, स्पेशली जहाँ तक मैं आपको फील कर पाती हूँ, तो आप लोगों की वजह से ज़्यादा सीखे थे। आपका जो सोशल वर्क आपको हमेशा अट्रैक्ट करता था लोगों की हेल्प करने से लिए, तो उस वजह से आपने सीखी, वो मोटो कंप्लीट हुआ? उस चीज़ को आपने कंसीडर करके जिस रीज़न से सीखा, वो कैसे लोगों को हेल्प की? 100% कंप्लीट हुआ, और मुझे बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है इस मोमेंट पे लाइफ में। ट्रस्ट में मुझे खुशी होती है, सेटिस्फैक्शन से भी ज़्यादा आई एम हैप्पी कि मैंने ये चीज़ सीखी। क्योंकि जब लोग आते हैं ना,
एंड उससे भी अच्छी चीज़, जब लोग नहीं भी आते हैं, लाइक उनको पता नहीं है कि मैं रेकी करती हूँ कि नहीं करती हूँ, पर जब वो आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पता होता है कि ये यहाँ आए हैं ना तो कुछ गड़बड़ है, आपको वाइब्स आ जाते हैं, मुझे वाइब्स आ जाते हैं। जैसे तो कि अपने मिले थे तो आपको कुछ वाइब्स आ गए थे, मतलब आप लोगों को रेकी की वजह से। एनर्जी रीडिंग हो जाती है, सो आई एम Okay. वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज। मैं Okay. एनर्जीज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो पॉजिटिव एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी है, मुझे वो दोनों चीज़ें बहुत स्ट्रांगली फील होती हैं। ओके। तो उससे भी ज़्यादा आप जो सोच रहे हैं, ये किसी किसी को लगता है, किसी किसी को लगता है बहुत फियरफुल चीज़ है। कोई 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 लोग बहुत डरते हैं इस चीज़ से, ट्रस्ट मी। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोग बहुत डरते हैं कि ये सब तो नहीं जान लेगी कि मतलब मेरे दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। जिनके दिमाग में गड़बड़ होती होगी वो लोग या टेंशन में कुछ आते भी होंगे। ऐसा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्राइवेट होते हैं या बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को इंट्रोवर्ट अंदर रहते रखते हैं, हैं, हाँ, बताते तो नहीं उनको है। नहीं अच्छा लगता। बट देन बेसिक जो थॉट होता है ना दिमाग के अंदर, या बेसिक फीलिंग जो आती है, वो मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों पता चल जाती है। ओके। तो आप लोगों को जैसे ही फील कर पाते हो, तो कभी ऐसा कुछ हुआ कि पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो आप उसको कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? आप सामने से बताते हो कि किस तरह से आप प्रेडिक्ट करते हो? नहीं, प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कुछ भी, लीड नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को। सो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, नो डाउट ऑन दैट। पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है ना, तो उसका दिमाग फिर उस चीज़ को अडेप्ट करके उसी में चलने लग जाता है। राइट। तो भले ही आप नेगेटिव इंसान नहीं होंगे, लेकिन अभी आपका दिमाग नेगेटिव में चलता है। लेट्स से कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ जा रहे हैं, पर आपका एक बार फेलियर हो गया, 2 बार फेलियर हो गया, 3 बार फेलियर, 4 बार फेलियर। उसके बाद जब आप 5th अटेम्प्ट करने जाओगे, या तो आप जाओगे नहीं अटेम्प्ट करने के लिए, अगर जाओगे तो आप पहले से ही दिमाग बना के जाओगे कि मैं फेल ही होने वाला हूँ। पूरा मोरल डाउन हो जाता है। यस। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव मोड में हैं या नेगेटिव इंसान है इसलिए आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, बट लाइफ के जो भी रिजल्ट्स या आउटकम आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर एंड हमारा नेचर चेंज होता रहता है, हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होती रहती है। इसका कुछ कनेक्ट कर सकते हैं कि पास्ट जो अपना रहता है या पूर्व जन्म से या कर्मा कर्मा से कुछ कनेक्ट रहता है ये? ओके, सो आई एम अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा। ओके। स्ट्रॉन्ग का मतलब है आई थिंक एक एक वर्ड के हिसाब से मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। ओके। एक शब्द भी अगर आपने मुझे बोला है या मैंने आपको बोला है या मैंने कुछ भी देखा है, मैं उस हर एक चीज़ में कर्मा में बिलीव करती हूँ। कर्मा इज़ नथिंग बट योर एनर्जी एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेकी सीखने आते हैं तो आप मुझे फ़ीस पे करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज देते हैं। तो उस एनर्जी एक्सचेंज के बदले में मैं आपको जो भी नॉलेज है, लर्निंग है या ट्रेनिंग है, वो पास करती हूँ। वो नॉलेज मेरी नहीं है, वो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सो आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट वन। मैंने सिर्फ एक चैनल बना है जो मैं आपको उस चीज़ को पास कर रही हूँ, या मैं कैपेबिलिटी है मेरे अंदर उसको पास करने की आपके अंदर। तो यहाँ पे ये कर्मा इधर ओवर हो गया। ट्रेनिंग आई, एनर्जी एक्सचेंज आया, द कर्मा इज डन। बट अगर आपने कुछ भी ऐसी चीज़ की है, एक्शन किया है, वर्ड बोला है या थॉट लाया है जिसके रिटर्न में अभी तक आपने कुछ लिया नहीं है, दैट मीन्स वो एनर्जी फ्लोट कर रही है इन द यूनिवर्स। तो वो एनर्जी जहाँ पे भी वाइब्स कैच होंगी या सिमिलरली रेजोनेंस जिसको बोलते हैं, सेम सेम वाइब्रेशंस, तो जहाँ भी वो मैच होगी वो वहाँ पे इट विल बी कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट अगर है तो वो नेगेटिव थॉट वो आपके दिमाग से अगर निकला है तो वापस आपकी लाइफ में आएगी वो चीज़। ओके। पॉजिटिव थॉट निकला है तो वो वापस आपकी लाइफ में आएगी। कैसे आएगी वो आप डिसाइड कर सकते हो, अच्छे वे में, गलत वे में। इस जन्म का रहता है कि पास्ट का भी रहता है? फॉर एग्जांपल, पास्ट में हमने कुछ किया है तो इस जन्म में कुछ, ये सब चीज़ों में आप मानते हो? ये बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट का मैटर है, क्योंकि बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते हैं। राइट। बट होता है। बट मेरा परसेप्शन है होता है। मैं दूसरों के अकॉर्डिंगली नहीं बोलूँगी, क्योंकि हाँ, मेरे हिसाब से होता है। बट एक चीज़ और कि जैसे आपने बताया कि रेकी यूनिवर्स से जो एनर्जी जो हमेशा रहती है उसका आप उससे आप कनेक्ट करते हो, लोगों की रेकी करके उनको ठीक करते हो, तो कहीं ना कहीं ये कर्मा में इंटरप्ट करने वाली बात होती है, ऐसा लगता है आपको? कि फॉर एग्जांपल किसी के कुछ कर्म हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, तो वो आपने इंटरप्ट करके उनका सॉल्व करने के लिए ट्राई किया, तो वो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स की जो कर्मा की जो सिद्धांत थे उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम किए हो, ऐसा कुछ? ओके, सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ है।
पहले फर्स्ट इंस्टेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है ना, आप कभी भी दिमाग से रेकी का नाम पहला नहीं लोगे. ओके. ऑलवेज रिमेंबर दिस. रेकी इज एन ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक. ऑल्टरनेटिव हीलिंग इसलिए नाम दिया गया है उसको क्योंकि इंसान जब थक हार जाता है ना हर चीज से, तब उस पे आता है. लास्ट. तो जब आप थक हार चुके हो, अपना कर्मा ले चुके हो, अपने आउटपुट्स ले चुके हो सारे के सारे जो भी तुम्हारे पास आने थे, जब आपका वो कर्मा या जो भी आपका एनर्जी एक्सचेंज है वो कंप्लीट फेज पे आता है ना, तभी आपको इस चीज की कॉलिंग आती है. इट मीन्स कि आप ऐसा बोलना चाहते हो कि जब अपना कर्मा जितना भुगत चुके हैं, हम भुगत चुके हैं, अब उसका सॉल्व होने का, सॉर्टेड होने का टाइम आ गया है, तब रेकी कॉलिंग आता है. कि कभी भी पहला फर्स्ट मोमेंट पे इंसान रेकी को ऑप्ट नहीं करता है कि आप रेकी करो. ठीक है. ओके. रेकी के पास मेजरली वही लोग आते हैं, रेकी उन्हीं लोगों के पास जाती है कि जब उसको पता होता है कि बेटा अब तुम ठीक है, इनफ यू हैव डन, लेट मी डू योर वर्क नाउ. इट मीन्स कि इंसान हार के थक गया है पूरा. मतलब कि अब तुम्हारा हो गया है, तुमने अपनी सारी ताकत लगा ली है, अब तुम शांत हो जाओ, लेट मी डू माय वर्क. ओके. तब रेकी आती है. इसलिए बहुत लोग रेकी में बिलीव भी नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग रेकी को मानते भी नहीं हैं. क्या रीजन है कि क्योंकि उनको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता है. ओके. बट जब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होता है, हाँ, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद ही वो चीज़ होती है. बिल्कुल. अपने वापस बैक टू द पॉइंट जाएंगे कि आपने जो MSW के कोर्सेज किए थे, मतलब जो आपने सोशल वर्क के लिए, इवन आपका क्वालिफिकेशन अलग रहा है, और उसके बाद ये सीधा आपने, तो ये चीज़ आपको कैसे अट्रैक्ट की? मतलब ऐसा तो क्या हुआ था कि आपके खुद के फील्ड छोड़ के आपने MSW फिर रेकी एंड मेडिटेशन सब में गए? आई थिंक MSW मेरी फील्ड है क्योंकि मैं स्कूल खत्म हुआ ना तब से मैं सोशल वर्कर हूँ. ओके. आई थिंक बचपन से ऑलरेडी आप कर रहे थे चीजें तो थोड़ी. सोशल वर्क मेरा पैशन रहा है हमेशा से. तो MSW आई थिंक एक वो पीरियड था कि जब मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ था तो मुझे थ्योरी जानने की ज़रूरत थी. एक टाइम होता है ना जब इंसान बहुत ज़्यादा सिंपैथी या क्या बोलते हैं, दया भावना में आ जाता है कि नहीं यार कि बहुत बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा करना चाहिए. कोई इंसान भूखा है तो उसको खाना खिलाना चाहिए, प्यासा है तो पानी पिलाना चाहिए. फिर एक टाइम आता है आई ओपनर वाला कि भाई हर जगह पे सिंपैथी की या दया की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉजिक भी लगाने की ज़रूरत है, एम्पावर करने की भी ज़रूरत है. मैं हर महीने जाके आपको राशन नहीं दे सकती हूँ. अगर मैं दया भावना के साथ जाऊंगी तो हर महीने आपका खर्चा है ना, खाना है, पीना है, तो मैं आपको हर महीने खर्चा देने जाऊं तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, तो ये सोशल वर्क नहीं है. राइट. पर सोशल वर्क पढ़ने के बाद इंसान को समझ में आता है कि भाई आपको मैं एम्पावर कैसे कर सकती हूँ कि भाई आप अपना खाना खुद बनाओ, खुद अर्न करो, इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हो, इंडिपेंडेंट बनो. तो ऐसा कुछ कैसे आपने, जैसे सोशल वर्क आप अभी कर रहे हैं, NGO चला रहे हैं, इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये तो रेकी एंड मेडिटेशन और आप जो क्रिस्टल आपका काफ़ी सारा और भी आप कर रहे हैं, उसमें तो आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, उनको सिखाते हैं और वो खुद अपने हिसाब से करते हैं. बट NGO के हिसाब से आप उनको कैसे गाइड करते हो, कैसे हेल्प कर पाते हो? ओके, दो तरह है इसके अंदर. एक होता है स्किल डेवलपमेंट एंड एक होता है एजुकेशन. मुझे लगता है कि एजुकेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा टूल है एम्पावर करने का. ओके. बहुत लोग एक्चुअली में द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, राइट, और लैक ऑफ लर्निंग. मैं नहीं बोल रही हूँ कि बुक चाहिए हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए बुकिश नॉलेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट लर्निंग या नॉलेज बहुत ज़रूरी है. लैक ऑफ नॉलेज इज द रीज़न वाई half or more than half of the world is suffering. अगर आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और उस चीज़ को समझेंगे तो आई थिंक आप दुनिया एक्चुअली में अलग नज़रिए से देख सकते हैं. तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे दुनिया बदलनी है, पर एटलीस्ट नज़रिया तो बदल सकता है मेरी ज़िंदगी जीने का. राइट. तो आप एजुकेशन से वो एम्पावरमेंट दे सकते हैं. तो एजुकेशन के लिए मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि भाई पढ़ाई करो प्लीज़. और उसके लिए कभी कभी अगर वो नहीं पढ़ पाते तो हम लोग उसके लिए डोनेशंस देते हैं. ओके. स्टेशनरी है, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, फ़ीस है. कुछ लोग फ़ीस नहीं पे कर पाते तो उनकी फ़ीस पे करते हैं हम लोग कभी कभी.
तो जिस तरह से भी हम उनको एनकरेज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, उस तरह से हम उनको एनकरेज करते ये हैं। आपके एनजीओ का पार्ट है? एनजीओ का पार्ट है। एनजीओ में आप क्या क्या Second, करते हो? हाँ, सेकंड जो आपने बोला ना कि एनजीओ के थ्रू हम कैसे एम्पावर कैसे करते एम्पावर हैं, करते तो हैं? ये तो एक एम्पावरमेंट आ गया। सेकंड होता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मतलब कि अगर लेट्स से आपके पास आपको कमाना है या आपको लाइफ सस्टेन करनी है, पर आपको पता नहीं है कि कैसे करनी है, राइट। अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सो कुछ 4 या 5 स्किल्स हैं जो सिखाते हैं हम लोग। उसमें से पहली है पेपर आर्ट। पेपर आर्ट के अंदर है पेपर बैग मेकिंग, पेपर एनवेलप मेकिंग, फिर आता है ज्वेलरी मेकिंग, कैंडल मेकिंग, क्ले लैम्प डेकोरेशन, क्लॉथ बैग मेकिंग, कपड़े के बैग बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लेडीज़ को या स्पेशल जो इंडिविजुअल्स होते हैं, स्पेशली एबल्ड जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हम उनको ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये प्रोवाइड करने के बाद हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि नॉट ओनली कि वो सीख लें, पर उसमें से प्रोडक्ट्स बनाएं और सेल कर सकें। तो यहाँ तक का ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड करते हैं। आप कैसे देते हो ये, मतलब वर्कशॉप करते हाँ हैं कि जी, कैसे? हाँ जी, वर्कशॉप्स करते हैं हम लोग, विलेज में जाके वर्कशॉप्स करते हैं। मोस्टली विलेज में ही गए हैं, या अर्बन में भी किया है। तो अर्बन में वो वुमेन को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, उनमें से 2-3 लोगों को प्रॉपर्ली सिखाते हैं, फिर वो 2-3 लोग लीड लेते हैं बाकी सबको सिखाने में, अपनी कम्युनिटी में क्या सिखाने में। ड्यूरेशन लगता है पूरा आप ये सिखाते हो उनको? सी मिनिमम 1 डे, ओके। मैक्सिमम 3 मंथ्स। आपने उसके बाद रीचेक किया कि जैसे फॉर एग्जांपल वो आपने सिखाया और वो हाँ, लोग करते हैं उस 3 चीज को? महीने, 3 से 6 महीने तक हम उनको फॉलोअप लेते हैं। ओके। उसके बाद फिर हम उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं कि नाउ यू डील विद इट। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिए ना कि जैसे आपने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया, लोगों ने कुछ बताया कि आपके ये सिखाने के बाद हमको ये एक्सपीरियंस हुआ है, हमारी लाइफ ऐसे सॉर्टेड हुई है, ऐसे कुछ? पेपर बैग्स के अंदर है ऐसा। सो यहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ मैंने काफ़ी काम किया है। Okay. और ठीक है, बच्चे नहीं बट एक्चुअली टीनेजर्स जो 18-19 ईयर्स के हो जाते हैं ना, उनके साथ, क्योंकि वो स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनको मेन स्ट्रीम जॉब लेने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। फ्रेशर की वजह से? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। ओके। वो जो फिजिकल टास्क है या जो भी इंटेलेक्चुअल टास्क है, वो उस चीज़ को अकम्प्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, बट हर टीचर, हर पेरेंट वो चीज़ अफोर्ड कर पाए या वो चीज़ अकम्प्लिश हो पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइट। तो हम उनको पेपर बैग्स एंड पेपर एनवेलप्स बनाना सिखाते हैं। तो पेपर बैग्स बना के दे हैव बीन वेरी हैप्पी। देयर आर फैमिलीज जिन्होंने उस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। ओके। ज्वेलरी मेकिंग करते थे वो, उन्होंने अपना खुद का, दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क कि हाँ भाई, अपने खुद बनानी है तो भी कर सकते हैं, कहीं से लेके सेल करनी वो भी कर सकते हैं, बट अब वो अर्निंग कर सकते हैं। पर ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने जहाँ तक जितने एनजीओ देखे हैं वो 1 टाइम 2 टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी टाइम लोगों की हेल्प करोगे, ये चीज़ की वजह से उनकी पूरी लाइफ सेट हो जाती है। इवन उनके पीछे की, वो ही करना है, पीछे के लोग, पीछे की फैमिली भी पूरा सेट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये एनजीओ का आपका जो वर्क है वो काफ़ी आई थिंक एप्रिशिएटेड है। पहले मेजरली लोगों को ऐसा ही लगता था कि दान देना इज एनजीओ। यस। चैरिटी किया, डोनेशन कर दिया, दैट्स एनजीओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। और बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि एनजीओ पैसे लेके भाग जाते हैं। राइट। एंड आई एम लाइक, मैं पैसे लेती ही नहीं हूँ। नहीं चाहिए पैसे, आप रखो अपने पैसे, लेकिन जो टास्क करना है वो अकम्प्लिश करो। ओके। आपके एनजीओ इसके अलावा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के अलावा और क्या करते हैं? मैंने आपने कुछ बताया था एनजीओ के बारे में कि फेंको मत और हाँ, मेरे दो मेरे इनिशिएटिव्स हैं। एक है फेंको मत, जो हमने 2016 में स्टार्ट किया था। ओके। तो उस टाइम पे एमएसडब्ल्यू के बाद? एमएसडब्ल्यू पढ़ रही थी। नहीं, मैं हाँ, 3rd 2015 सेमेस्टर में में। थी एमएसडब्ल्यू के। तब मैंने और मेरे माय फ्रेंड, आई थिंक मैं उसका नाम भी लूंगी, काजल इज हर नेम। ओके। हम दोनों ने मिलके ये चीज़ डेवलप की थी कि ऐसा कुछ करना है। हाँ हाँ। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरे अहमदाबाद में से डोनेशंस कलेक्ट किए थे। ओके। वॉलंटियर्स थे नहीं थे, हमारे पास व्हीकल था नहीं था, डजेंट मैटर, हम लोग जाते थे, डोनेशंस कलेक्ट करते थे। डोनेशन का सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो सामान आप डोनेट कर रहे हो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ओके। सो फेंको मत, गिव इट टू अस, हमको दे दो। तो उसमें कपड़े हो, ज्वेलरी हो, यूटेंसिल्स, बर्तन हो, जूते चप्पल हो, लगेज हो, बुक्स हो, नोटबुक्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरा इंसान यूज़ कर सकता है, ऐसी चीज़ हम डोनेशन में लेते थे। फिर उसके बाद हम लोग उसको गाड़ी में भरते थे,
छोटा हाथी है या ट्रक है या जैसा भी है उसमें हम भर के सॉर्ट करके हम उसको ले जाते थे गांव में, और गांव में जाके उसको जैसे मॉल होता है ना वैसे मॉल की तरह से उसको डिस्प्ले कर देते थे। ओके। फिर वहां जाके 1 बाय 1 लोग उसमें एंट्री करते थे और वहां पे से वो लोग को जो भी चीज़ लेनी होती थी 10 आइटम्स वर ओनली अलाउड, कि आप सिर्फ 10 चीज़ें ही ले जा सकते हो। तो आप वहां से लोगे, जो भी आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आप वही पिक करोगे। ओके। तो ऐसे हमने आई थिंक अभी तक 4 या 5 फेको मत कर लिए हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज, हज़ारों से भी ज़्यादा फैमिलीज ने डोनेशन ली है, प्राप्त की है उसके अंदर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कैसे आया, मतलब फेको मत नाम कैसे सजेस्ट हुआ, मतलब कैसे स्टार्ट किया? और ये आइडिया भी कुछ नया लग रहा है, ये 10 आइटम वाला। स्टोरी है इसकी। IIM देखा है आपने? हाँ। तो 2016 की बात है, 2016 की बात है। हम लोग बैठे थे वहाँ पे, कुछ काम नहीं था उस टाइम पे, हम लोग बैठे हैं और चाय पी रहे हैं वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट सिटिंग एंड हैविंग टी। कुछ कचरा, कोई इंसान कचरा फेंक के गया वहाँ पे, डस्टबिन से कचरा फेंक के गया, और वहाँ पे जो रैक पिकर्स आते हैं ना, जो कचरा लेने के लिए आते हैं, तो उसमें आए तो कुछ बच्चे भी थे वहाँ पे साथ में उनके, एक लेडी आई उनके साथ बच्चे थे। तो जैसे ही वो आए तो उसमें कचरा निकाला तो उसमें छोटे छोटे क्रेयॉन्स निकले थे, कलर क्रेयॉन्स, छोटे टूटे हुए थे कलर्स। लेकिन वो बच्चा बहुत खुश हो गया उसको देख के, मतलब उसके लिए ऐसा था कि कुछ तो बहुत बड़ी चीज मिल गई है। हाँ। उसने उसी मोमेंट पे उससे कुछ कुछ तो बनाना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से वो खुश हुआ, जो उसने स्माइल दी, उस टाइम पे मुझे लगा कि किसी ने ये चीज़ फेंकी है और इसको उसमें भी उससे जो उसने खरीदते हुए उसको खुशी नहीं हुई होगी शायद से, तो इसको उठाने में खुशी आई है। राइट। तो वो वहाँ से वो मोटिवेशन आया था, मैंने कहा कि नहीं, ये ऐसा कुछ करना है कि ये जो लोग फेंक रहे हैं डस्टबिन में मत फेंको ऐसी सब चीज़ें, हमको दो, हम ऐसे लोगों तक पहुँचा देंगे जिनको ज़रूरत है। ऑब्वियसली सब तक नहीं पहुँचा सकते, बट जितनी हमारी कैपेबिलिटी है वहाँ तक पहुँचाएंगे। अभी इस काम में आपके साथ अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? ये वॉलंटरी बेसिस पे होता है। तो जब हमारे इवेंट्स होते हैं हम उसको अनाउंस करते हैं, तो जिसको भी इच्छा होती है वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो अब परमानेंटली कोई है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट आपने अकेले ये स्टेप बिना सोचे ऐसे स्टार्ट किया कि मुझे तो करना ही है। हाँ। जिसको जुड़ना है जुड़ो, मेरा तो होना ही है, मतलब मुझे तो हेल्प करनी है। वो है। और इसमें दूसरा पार्ट क्या है आपके एनजीओ का? एक तो फेको मत, एक दूसरा है अन्नदान। ओके। अन्नदान भी हम लोग ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स से कर रहे हैं। दिवाली का जो टाइम होता है ना, वो टाइम पे जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं या कुछ जो फैमिलीज होती है ना, उनके पास काम नहीं होता है क्योंकि छुट्टियां चल रही होती है। तो वो टाइम पे उनको फूड का शॉर्टेज महसूस होता है या होता है, ये मैंने फील किया था ऐसा कि ऐसा होता है। तो उस दिन मैंने सोचा कि, और सेकंड चीज इज गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। ये प्योर सेल्फलेस बेसिस है कि अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं दे पा रहा है तो भी आई वांट टू गिव। राइट। नॉट बिकॉज चैरिटी है, डोनेशन है, जस्ट बिकॉज कि हाँ मुझे चाहिए कि इस घर में या कुछ जो भी फैमिलीज है वो लोग हैप्पीली फेस्टिवल एंजॉय करके खाएं। कोई शॉर्टेज नहीं रहनी चाहिए। और मुझे फेस्टिवल्स बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा होता है कि फेस्टिवल्स में सब लोग खुश होने चाहिए। तो वो भी सेम जितने हो सकता है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उतना आई ट्राई। तो उसमें हम लोग चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती, खाखरा, स्वीट्स, जो कोई मिठाई उस टाइम पे जो भी होती है वो, और तेल, ये कुछ आइटम्स जो हर रोज डेली फूड जो होता है ना, हर रोज जो यूज कर सकते हैं, उसके बेस पे एक वीक जितना चल सके, पूरा 10 दिन किट तक बना चल के सके, देते हो आप? वो किट बना के हम देते, क्योंकि इसमें अन्न ही सबसे ज्यादा होता है, Yes, इसलिए हम yes. लोगों ने इसका नाम रखा है अन्नदान। ओके। तो अन्नदान फिर हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम लोग फोकस करते हैं कि एक तो डेली वेज वर्कर्स है वो, और दूसरा फोकस करते हैं एल्डरली, जो बुजुर्ग लोग हैं अकेले रहते हैं, तो उनको वो टाइम पे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि वो कहीं जाए लाए, या वो क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, कोई अकेला रह रहा है, कोई 2 लोग रह रहे हैं, पर दे आर वेरी एजिड। तो इसलिए हम लोग उनको भी फोकस करते हैं और ढूंढते हैं। इसमें वॉलंटियर्स भी हमारी हेल्प करते हैं, हमारी खुद की फैमिली हेल्प करती है इसके अंदर। वाओ। एंड इसके अंदर तो आई थिंक मैं स्पेशली बोलूँगी कि जो मेरी फैमिली है, माय हस्बैंड, माय मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, वो लोग जितना इक्वली पैशनेट मैं हूँ ना, उतनी इक्वली पैशनेट वो लोग भी है इस चीज़ के अंदर। उसका एक रीज़न है आई थिंक, क्योंकि मैं जितनी देर आपसे बैठी हूँ, आई थिंक अपनी फर्स्ट मीटिंग है ये, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है आपके ना काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल और हम्बल नेचर है। तो जब आप ये चीज़ करते हो, किसी को कुछ देते हो, किसी के फेस पे जब स्माइल लाते हो, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा मुझे ऐसे लेके जाते थे, मतलब तब तो समझ भी नहीं थी हम में,
तो वो किट बनाते थे क्योंकि उनका ग्रोसरी का काम है, तो किट बनाते थे, हम उठा भी नहीं पाते थे तब, और बोलते थे कि जाओ अंदर लाइट वाइट नहीं जल रही, छोटा सा घर है, कोई अकेली विडो लेडी है या जो अकेले रहते हैं उनको देख के आओ। और देख के आओ। तो अपना घर आते थे ना, तो काफ़ी सारी खुशियाँ साथ लेके आते थे। तो वो चीज़ ना मैं आप पे फील कर पा रही हूँ, एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ को ना काफ़ी पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है। तो ये रीज़न आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ सब चीज़ें करने में सफिशिएंट है। सी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अम, आप जैसे होते हो ना, आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो लाइफ के अंदर। ये बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। राइट तो अगर आप अच्छे हो ना ऑलरेडी, तो ही आप अच्छे लोग अट्रैक्ट करोगे, राइट। नहीं तो नहीं करोगे। तो वो अच्छाई इंसान में ऑलरेडी है, इसीलिए आप वहाँ पे गए हो, नहीं तो वो नहीं जाओगे, बात या सही वो है। लोग आपके पास नहीं आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। आप जैसे हो वैसे लोगों को आप यस, खींचते और हो अपनी ओर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सेम चीज़ आपकी लाइफ इवेंट में रिफ्लेक्ट भी करती है। राइट। अगर आप अच्छे इंसान हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तो आपको लोग भी ऐसे ही मिलेंगे। इवन इफ प्रॉब्लम है तो भी आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपके पास सपोर्ट है उस चीज़ का। इट मीन्स कि आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे लोग मिलें, हाँ आप जैसे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मुझे हाँ। ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, इट मीन्स कि आप खुद पे वर्क करो, आप खुद इतने अच्छे बन जाओ कि आपको लोग भी सामने ऐसे ही मिले। ऑलवेज सेल्फ वर्क, और या सेल्फ हीलिंग या सेल्फ वर्क इज द बेस्ट वर्क यू कैन डू टू हैव द बेस्ट लाइफ यू रेकी वांट। जो फर्स्ट स्टेप सिखाते हैं वही है।